Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia Colleges, Sialkot. And this is the book of ICOM Part 1, which is Principles of Commerce. इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स है और उर्दू में इस किताब का नाम है असूल तिजारत। और आईकॉम पार्ट 1 के बच्चे जो हैं, जैसे कि इसको हम डेली अपनी वीडियोस में कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज इसको हम पढ़ रहे हैं। और हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर जो है 19 है। और चैप्टर नंबर 19 हमारा जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में है और उर्दू में जो है वो ज़राए नक्लो हमल है। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं या ज़राए नक्लो हमल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से हमें हमारी डेली लाइफ में हेल्प आउट करते हैं और उनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ज़राए नक्लो हमल जो है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या होते हैं। तो बेसिकली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या ज़राए नक्लो हमल है, ये हर वो चीज़ होती है जो हमें ख़ुद या फिर हमारे सामान को, हमारी अशिया को, हमारी चीज़ों को, जो भी हम एज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज़ अ सनतकार बना रहे होते हैं उसको, या फिर ख़ाम माल को जो कि हमें सनतों में चाहिए होता है, गर्ज किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं, वो हमारे ज़राए नक्लो हमल होते हैं। ठीक हो गया। और इंग्लिश में उनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हमने देखा कि ज़राए नक्लो हमल जो है बिल्कुल, जब अगर हम इस वर्ल्ड के स्टार्ट की बात करें तो उस टाइम हमारे पास जब ये दुनिया शुरू हुई और लोगों ने यहाँ पे रहना सहना बसना शुरू किया तो उनके पास बहुत ज़्यादा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे या ज़राए नक्लो हमल थे वो अवेलेबल नहीं थे, बल्कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे, मोस्टली वो जानवरों को इस्तेमाल करते थे, जैसे गधा गाड़ियाँ हैं, घोड़ा है, छकड़े हैं, कार्ट्स वगैरह हैं। ये उनके इस तरह के सोर्सेज थे जिनको वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में उनकी हेल्प आउट करते थे। और जो दूसरा ज़रिया था उनके पास वो ये था कि वो क्या करते थे कि ख़ुद जो इंसान है वो ख़ुद 4-5 लोग मिल के तो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देते थे, मूव करते थे, ठीक है। उन्होंने वो तख्त टाइप कुछ इस तरह से बनाए होते थे और उसको जो है 4 से 5 लोग मिलके उठा लेते थे और जो भी सवार उसके ऊपर होता था उसको वो उसके जो भी डेस्टिनेशन होती थी, कुछ किराए के एवज़, कुछ पैसों के एवज़, जो भी उस टाइम पे वो पैसा इस्तेमाल करते थे उसको उसके एवज़ वो उसको उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते थे। तो ये थे हमारे ज़राए नक्लो हमल जो कि तब अर्ली एज में पाए जाते थे। लेकिन क्योंकि अब एडवांस दौर है, 2021 में हम रह रहे हैं और आप नहीं सोच सकते हैं कि हमारे पास किस कदर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि फास्टेस्ट हमारे पास ज़राए नक्लो हमल है वो इस टाइम अवेलेबल है और चंद ही सेकंड्स में आपकी चीज़ जो है या आप ख़ुद अगर कहीं मूव करना चाहें तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो इसके सोर्सेज देखे थे ज़राए नक्लो हमल के या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, वो कौन कौन से थे। वो जो है हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट थी, ठीक है, जिसको हमने बरी ट्रांसपोर्ट देखी थी। इसके अलावा हमने वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था और इसके अलावा हमने जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट को देखा था। इन तीनों चीज़ों को बेसिकली जो हमारे सोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है 3 मेजर सोर्सेज में, जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और आपकी एयर ट्रांसपोर्ट है। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली आपके पास अवेलेबल होती हैं एज सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो लैंड ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट आती है वो हम कल पढ़ चुके थे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हमने पढ़े थे। और आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा इट आल्सो कम्स अंडर द लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कहते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको ये भी उसी के अंदर आती है, रेलवे ट्रांसपोर्ट। और इसको आज हमने
कवर करना है कि रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या होती है और इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डीमेरिट्स हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो है आपके पास सबसे पहले जो रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1825 में सबसे पहले जो जॉर्ज स्टीफन थे उन्होंने इसका आगाज़ किया और सबसे पहले जो इंजन है उन्होंने उसको दरियाफ्त किया, उसको बनाया। ठीक है। और वो इंजन जो है वो किस तरह से काम करता था कि वो भाप के ज़रिए चलाया जाता था और उससे जो है एक रेलगाड़ी चलाई जाती थी और लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव किया जाता था। तो जॉर्ज स्टीफन का बेसिकली ये आइडिया था और उसने सबसे पहले जो रेलवे ट्रेन है उसका आगाज़ किया। ठीक है। उसमें अब ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि बेसिकली रेलवे ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि 1825 में जॉर्ज स्टीफन ने रेलवे ट्रेन का आगाज़ किया था और सबसे पहले जॉर्ज स्टीफन ने जो रेलवे ट्रेन है जो बनाई थी उसका जो इंजन उसने बनाया था वो स्टीम से चलता था, यानी वो जो ट्रेन थी ना वो भाप से मूव करती थी। ठीक है। वो भाप किसी भी चीज़ से, जैसे आमतौर पे कोल यूज़ किया जाता है रेलवे के इंजन में और कोल के ज़रिए जो है एक भाप सी पैदा की जाती है, उसको जला के और उससे जो इंजन है उसको चलाया जाता है। तो बेसिकली वो इंजन जो है इस तरह से उन्होंने यूज़ किया, स्टीम इंजन, और उससे उन्होंने एक रेलवे ट्रेन का आगाज़ किया था और इस तरह से रेलवे ट्रांसपोर्ट का आगाज़ जो है वो हो गया था। और इसको बहुत ही महफूज और मौसर ज़रिया समझा जाता है आमतौर पर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं जो आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आप जो है, और उसकी क्वांटिटी भी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा है, ज़ाहिर है जैसे कि मैंने आपको रोड ट्रांसपोर्ट में बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अगर आपका सामान है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एट ए टाइम 10-12 ट्रक्स जो हैं, लोडर जो हैं वो चला दें रोड्स पे, क्योंकि आपको पता है कि रोड्स पे ट्रैफिक होती है डेली बेसिस पे, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वहाँ पे उस ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। 2 से 3 ट्रक तो आप चला सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम 10-12 ट्रक अगर आप अपने सामान के लोडर जो हैं वो रोड्स पे भेज देंगे, तो क्योंकि रूट्स तो वही होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल जो ट्रैफिक है डेली बेसिस पे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ज़ाहिर है वो भी उन्हीं रोड्स को यूज़ करते हैं और उन्हीं रूट्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप 10-12 ट्रक एक चीज़ के भेज देते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, आपका जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है और क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें आपके पास ये रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक एडवांटेज है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको पता है कि जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती है और कोशिश इसकी यही होती है कि शॉर्टेस्ट टाइम में जो है नॉन स्टॉप उस डिस्टेंस को कवर किया जाए। तो ये इसका एक आपके लिए बहुत बड़ी इसकी अफादियत है। इसके कुछ आपके जो बुक में मेरिट्स और डीमेरिट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्ट के फ़वाइद यहाँ पे पेज नंबर 461 पे मेरे पास गिवन है उर्दू की बुक में, और इंग्लिश की बुक में भी आपको इसी तरह से लिखा होगा मेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो आप उसको अपने सामने जो है रख सकते हैं जहाँ पे मेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, तो उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके हमारे पास क्या क्या फ़वाइद हमें हो सकते हैं और हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और रेलवे के लिए तो जैसे देखें, कॉमन सेंस की बात है, आपको खुद भी इस चीज़ का पता होगा कि रोड पे तो ट्रेन नहीं चलती ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक रूट होता है, एक पटरी होती है जो बिछाई जाती है और जो है एक लेन होती है पूरी, जो एक पॉइंट से एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक उसको बिछाया जाता है उस लाइन को, और वहाँ पे जो है ट्रेन को चलाया जाता है। तो उसमें आप सबसे पहला जो हमारा मेरिट है या फ़ायदा है रेलवे ट्रांसपोर्ट का, वो हम देख लेते हैं। वो है ज़्यादा गुंजाइश। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होगा मोर कैपेसिटी। ठीक है। ज़्यादा गुंजाइश यानी मोर कैपेसिटी। तो उसमें आप देखें कि यहाँ पे जैसे बताया गया है कि आपकी जो रेलवे ट्रांसपोर्ट हम यूज़ ही उस टाइम करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ही भारी मिकदार में सामान जो है वो मौजूद होता है और हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, और उसमें आपके पास बेनिफिट ही होता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा कैरीज होते हैं। ठीक है ना। इसके काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो रेलवे होती है इसके पीछे आप जितना भी दिल करे आप इसको जो है कैरी को लगा के और अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटी है वो नॉर्मली जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट पे जो बसेस या ट्रक्स वगैरह होते हैं या जो लोडर होते हैं, इवन आप काफ़ी बड़े बड़े लोडर्स को भी चलाते हैं जिसमें आपके इवन 18 व्हीलर गाड़ियाँ भी जो है वो भी आती हैं, लेकिन इवन उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी
चीज़ों को मूव करने की जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट में आपको मिलती है। तो इसका ये सबसे बड़ा एक मेरिट है कि आपके पास ज़्यादा गुंजाइश होती है, ज़्यादा कैपेसिटी होती है चीज़ों को मूव करने की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सामान आप एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो मेरिट आपको यहाँ पे दिया गया है आपकी बुक में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है तेज़ रफ्तार, ठीक है। कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने ज़ाहिर है कभी खुद से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने ट्रेन्स देखी होंगी, तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और आप जो है बहुत कम टाइम पीरियड में अपनी चीज़ को उसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक कम टाइम में पहुंचा सकते हैं। इवन अगर रास्ता बहुत लंबा हो, बहुत तवील हो, तो उसको भी इसकी कोशिश होती है कि ये अपनी तेज़ रफ्तारी के बायस उसको जल्दी से जल्दी उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो एक इसका मेरिट हमारे पास ये है कि ये तेज़ रफ्तार है, ठीक हो गया। या फिर एक इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में जो आपके साथ इसका मेरिट डिस्कस किया गया है वो है सस्ता ज़रिया, ठीक है, यानी चीप सोर्स। कि ये इंग्लिश में जो आपके पास बुक होगी वहाँ पे लिखा होगा चीप सोर्स, कि ये एक बहुत ही जो है सस्ता ज़रिया है आपको आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। तो उसमें आप अपनी जितना भी आपका सामान है आप बड़ा इजीली, जैसे कि आपको पता है कि हैवी चीज़ें होती हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो अगर उनको बाय रोड आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको उसका रेंट जो है वो, उसका जो किराया है वो पे करना पड़ता है। जबकि उसकी निस्बत अगर आप रेलवे ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस भी जो है बनिस्बत रोड ट्रांसपोर्ट के आपको कम पे करने पड़ते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इवन अगर चीज़ें भी हों तो वो भी आपकी अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन तक बहुत इजीली एक चीप सोर्स के ज़रिए वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो ये भी बेनिफिट आपको एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर आपको होता है कि आपका जो खर्चा है इसमें वो बहुत कम आता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया है कि महफूज या सेफ्टी, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होगा सेफ्टी, कि आप इस बड़ा ही सेफली अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। देखें, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं या महफूज होने की बात करते हैं तो उसमें फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये आ जाता है कि जाहिर है आपकी जो रेलगाड़ी है उसने जो मूव करना है तो उसने अपने बाकायदा रूट पे मूव करना है और उस रूट पे कोई और ट्रेन उस टाइम पे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि एक खास ट्रेन के लिए एक जो ट्रेन है एक टाइम पे वो अपनी पटरी, जिस पटरी पे वो मूव कर रही होती है ना, उस सेम पटरी पे दूसरी गाड़ी वो रूट उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकती। तो एक्सीडेंट का जो चांस है वो इसमें बिल्कुल भी मतलब बहुत कम हो जाता है। फिर किसी किस्म का हादसा होने का या ब्रेक डाउन होने का जो चांस है वो इसमें, उससे फिर आपको सेफ्टी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा इसका मेरिट हो जाता है। और अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो फिर उसमें आपको ये भी एडवांटेज होता है कि अगर मौसम बहुत ख़राब है, खुदा न खास्ता, यानी कि आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा जो है कोई सैलाबी या फिर कोई बारिश बहुत ज़्यादा है, इस तरह की सूरत हाल है, या धूप, आपका सामान जो है वो इस तरह का है कि सोफिस्टिकेटेड आइटम्स हैं और उनको आपने सनलाइट से बचाना है, धूप से बचाना है, इस तरह का कोई आपका सामान है, तो वो भी बहुत ईजिली आप रेलवे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव कर सकते हैं। और उसमें आपका सारा सामान एक तो पैक्ड होता है और दूसरा बड़े अच्छे तरीके से कवर होता है, किसी तरह का कोई मसला जो है उसमें वो नहीं होता। तो आप चीज़ों को बड़े इजीली मूव एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं और बड़ी सेफ्टी के साथ मूव कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेरिट है। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट आपके बुक में गिवन है, इसका फ़ायदा जो बताया गया है रेलवे ट्रांसपोर्ट का, वो है मौसम की रुकावट से आज़ाद। तो ये वही चीज़ आ जाती है ना कि जैसे देखें बाज़ दफ़ा बारिश वगैरह होती है बहुत ज़्यादा और फॉग होती है, जैसे आमतौर पे रोड से अगर हम इसको रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो रोड पे आप देखें कि अगर फॉग होती है तो फिर हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हम अगर किसी भी जगह पे जा रहे हैं, हम बाइक में हैं, हम इवन गाड़ी में हैं, हम किसी भी, आप जितनी मर्जी लग्जूरियस गाड़ी में बैठ जाएं, उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें बैठ के तो आपको फॉग नज़र नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि फॉग ओवरऑल जब होती है तो फिर आप किसी भी जगह पे एटलीस्ट रोड ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप नहीं जो है वो मूव कर सकते। लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट पे अगर आपने अपनी चीज़ों को भेजना होता है तो रेलवे आमतौर पर ये फॉग वगैरह से या बारिश वगैरह से इसका कोई ख़ास इफेक्ट जो है वो नहीं होता, बल्कि अपनी मुकर्ररा
डेस्टिनेशन पे अपने मुकर्ररा रूट के ज़रिए चलती है और उस डेस्टिनेशन पे आपका जो सामान है वो पहुंचा देती है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें बात होती है कि किसी किस्म की जो मौसमी रुकावट है वो इसमें हायल नहीं होती। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो कि आप की बुक में गिवन है, वो आप देख सकते हैं कि काबिल एतमाद। ठीक है ना, कि यहाँ पे एक ओवरऑल ट्रस्ट होता है। देखिए आपको जितने भी आपके जो रेलवे की पटरी बिछाई जाती है, जो रूट्स होते हैं या जो इसके स्केड्यूल्स होते हैं, वो ऑलरेडी आप उनको अच्छे तरीके से आपको पता होता है कि ज़ाहिर है एक ट्रेन है, उसने चलना है, एक जगह से मूव करना है, तो उसका स्टेशन कहाँ पे है, उसकी जो डेस्टिनेशन है फाइनल वो कहाँ पे है, और वो उसका कौन सा रूट जो है वो इख्तियार करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ऑलरेडी उनके जो शेड्यूल है आपको पता होते हैं। तो किसी किस्म का उसमें डिले जो है, आमतौर पे कोई ऐसी रीज़न हो जाती है कि डिले हो जाता है, लेकिन आमतौर पे उसने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो एक इस रीज़न की वजह से इसको जो है काफ़ी ज़्यादा काबिल एतमाद भी समझा जाता है। और दस्तयाबी भी इसकी आपको पता है कि आसान है। दूसरा आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे जो आपका मुल्क है उसमें आप देखें कि डिफरेंट रेलवे स्टेशंस हैं और ट्रेन्स जो हैं वो एक सिटी टू सिटी जो है वो मूव करती हैं। ठीक है। थोड़ा सा जो आपके पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है कि वहाँ पे पटरी क्योंकि नहीं बिछाई जा सकती, उसको थोड़ा सा बिछाना वहाँ पे मुश्किल होता है। तो वहाँ पे रेलवेज़ आमतौर पे नहीं होती या अंडरग्राउंड हो सकती हैं, लेकिन जो है उस तरह से जैसे आप डिफरेंट आप देखते हैं कि रेलवे लाइंस होती हैं और रेलवे स्टेशंस होते हैं, उस तरह से आपको पहाड़ी इलाकों में वो नज़र नहीं आते। ये हो सकता है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड जो है वो लाइंस को बिछा के और जो आपकी ट्रेन है उसको चलाया जा सके। तो ये एक इसके जो आपकी बुक में मेरिट्स थे रेलवे के, वो रेलवे ट्रांसपोर्ट के वो गिवन थे, और हमने जो है इसके फ़वाइद को डिस्कस किया। एंड आई होप कि यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मेरिट्स विच वी आर डिस्कस्ड नाउ। इस वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गिवन इन योर बुक इज़ रेलवे ट्रांसपोर्ट की खामियाँ। और इफ़ यू हैव बुक इन इंग्लिश देन यू कैन ईजिली सी दैट यहाँ पे लिखा होगा कि द डीमेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, डीमेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब सबसे जो पहला डीमेरिट यहाँ पे या जो खामी हमारे साथ डिस्कस की गई है वो है हुकूमती इजारादारी। ठीक है, हुकूमती इजारादारी, या इसको हम कह सकते हैं कि मोनोपली। अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो यकीनन वहाँ पे लिखा होगा मोनोपली। तो किस तरह से यहाँ पे मोनोपली की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, देखें पहले थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर पाकिस्तान में आप रेलवे की सिचुएशन को देखें, सूरत हाल को देखें, तो इसको जो है अभी तक प्राइवेटाइज नहीं किया गया, यानी ये जो है अभी तक नेशनलाइज्ड है और गवर्नमेंट की तहवील में है। तो आमतौर पे आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को अपनी तहवील में ले लेती है तो उसकी उस पर एक इजारादारी हो जाती है। ठीक है ना, वो उसको फिर अपनी मर्ज़ी से और अपने मुताबिक उसको चलाने की कोशिश करती है, और फिर उसमें बाज़ दफ़ा आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि फिर उसकी आमतौर पे शेड्यूल्स जो हैं वो रेगुलर नहीं होते, टाइमिंग प्रॉपर नहीं होती। तो इस किस्म के मसले मसाइल आवाम को फिर फेस करने पड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि वो मोनोपली क्रिएट कर ले उस चीज़ पे जो कि उसने नेशनलाइज की होती है। तो आमतौर पे अब जो हमारी अगर हम अब की सिचुएशन देखें तो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस इदारे को भी, जो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट का इदारा है, इसको भी प्राइवेटाइज़ किया जाए और प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले किया जाए, ताकि इसको जो है बेहतर तरीके से आवाम के बेहतर मुफाद में इसको इस्तेमाल किया जा सके। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे अभी प्रेजेंट इसके रेलवे के वज़ीर हैं वो हमारे जनाब जो हैं वो उनका नाम है आई गेस रशीद साहब हैं, जो कि रेलवे के वज़ीर हैं। और आपको पता है कि वो फिर किस तरह से आए दिन आप अपने टेलीविजन में भी देखते हैं कि वो इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी एक ओवरऑल जो अगर आप हालात को डिस्कस करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ओवरऑल जो रेलवे के हालात हैं अभी काफ़ी बेहतरी तो आई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखें डिफरेंट सिटीज़ में, अगर आप देखें तो लोग अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का रेलवे के हवाले से शिकार हैं। क्योंकि देखें, अगर आप जो रेलवे है उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और भी नहीं करता, बल्कि आप इस चीज़ को देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो रोज़गार है वो रिलेटेड इस चीज़ से है कि वो लोग
डेली बेसिस पे जो रेलगाड़ियाँ हैं उन पे ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जस्ट फॉर देयर जॉब्स, अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। और ज़ाहिर है अगर एक बंदा उसकी ट्रांसपोर्ट डेली बेसिस पे रेलवे है, तो ज़ाहिर है उसको फिर टाइम मैनेजमेंट देखनी होती है वहाँ पे, कि अगर उसने अपनी जॉब पे जो है वो जिस टाइम पे पहुँचना है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक मोनोपोलिस्टिक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया गया है, तो जिसमें फिर टाइमिंग्स वगैरह का इशू जो है वो आवाम को काफ़ी ज़्यादा हद तक फेस करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा बहुत 3-3 4-4 इवन आवर्स का डिले जो है इसके चलने में हो जाता है। तो ये इस किस्म की जो मुश्किलात हैं वो आवाम को फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि इस इदारे को जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। तो होपफुली इंशाल्लाह सून आप देखेंगे कि अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, तो जिस तरह से पीआईए की कोशिश की गई थी कि प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, तो इसी तरह से हो सकता है कि रेलवे में भी आप कुछ इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने में मिले। लेकिन है वी कैन जस्ट वेट एंड नथिंग एल्स, सिर्फ वेट किया जा सकता है, और तो इस सूरत हाल में हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखें, जो आपको रेलवे की खामी दी गई है वो है कसीर सरमाया। कि देखिए जो आपने बेसिकली आपकी जो चीज़ें हैं जो कि आपने मूव करनी है, उसका रेंट तो बेशक आपको नो डाउट कि कम बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे वो जितना भी आपकी क्वांटिटी हो, या जितना भी हैवी सामान हो, या जितना भी सोफिस्टिकेटेड आइटम्स हो। लेकिन असल में जो कैपिटल रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो किस लिए आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है? रेलवे लाइन्स के लिए, ठीक है ना, और इसके जो कैरेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए, इसके इंजन्स को बनाने के लिए, तो ओवरऑल जो आपको कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपको इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो दैट्स वाई ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी है कि अगर आपने रेलवे ट्रांसपोर्ट को शुरू करना है और डिफरेंट जगहों पे आप चाहते हैं कि जहाँ पे रेलवे के स्टेशन नहीं है वहाँ पे भी इसके स्टेशन बनाए जाएँ, तो जाहिर है वहाँ पे आपको रेलवे लाइन्स तो बनानी पड़ेंगी, बिछानी पड़ेंगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है वो दरकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ये एक डीमेरिट जो है वो दिया हुआ है कि कसीर सरमाया यहाँ पे आपको रिक्वायर होता है। इसी तरह से जो पॉइंट नंबर 3 में आपके साथ हामी डिस्कस की गई है, उसमें आपको बताया गया है कि सिर्फ जो है रेलवे स्टेशन तक, यानी इसका जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक आपका सामान जो है वो आमतौर पे नहीं पहुँचता, बल्कि क्या होता है कि आपकी, क्योंकि जाहिर है रेलवे ने तो स्टेशन टू स्टेशन मूव करना है ना, एक स्टेशन से उसने चलना है तो फिर उसने अपने नेक्स्ट जो भी उसका स्टेशन होगा नेक्स्ट सिटी में वहीं पे जाके उसने रुकना है, वहीं पे जाके उसने स्टॉप करना है। वहाँ से हो सकता है आपके गोडाउन्स जहाँ तक आपका सामान पहुँचना है वो दूर हो, समटाइम्स ऐसा भी होता है, ठीक है ना, कि वहाँ से आपको अपनी चीज़ों को उठाना पड़ता है और उठा के उनके गोडाउन्स तक लेके जाना पड़ता है। तो ये एक इसमें आप खामी देख सकते हैं कि आप जो भी आपका सामान है वो मूव करेगा रेलवे स्टेशन टू रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामान को वहाँ से उठाएं और अपने एग्जैक्ट लोकेशन तक या एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक उसको लेके जाएं। वो आपके गोडाउन्स भी हो सकते हैं, वो आपकी शॉप्स भी हो सकती हैं, वटेवर जहाँ पे भी आपने उसको लोकेट करना है, तो वो फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होती। रेलवे की जिम्मेदारी कहाँ तक होती है? रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक, द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जब वो सामान पहुँच गया, फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि वहाँ से आपने उसको अनलोड करना है, और अनलोड करने के बाद आपने उसको अपनी गाड़ियों पर रखना है, और फिर आपने उसको एग्जैक्ट लोकेशन तक लेके जाना है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो आपकी होती है वहाँ तक सामान आपने खुद से उसको पहुँचाना होता है। इसी तरह से देखें, जो फोर्थ डीमेरिट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो है ताख़ीर। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुकूमती इजारादारी होती है, एक मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसमें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डिले उसको चलने में जो है वो हो जाता है। यानी समटाइम्स जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 घंटे भी लोगों को वेट करना पड़ता है, जो है उनका सामान थोड़ा सा उसमें उसकी टाइमिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, स्केड्यूल्स प्रॉपर ना होने की वजह से उसमें एक डिले आ जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको सिचुएशन इसमें फेस करनी पड़ती है। हमने इसके मेरिट्स में ये तो देखा था कि हम अपना इजीली बहुत हैवी लोड जो होता है वो इसके ज़रिए दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, लेकिन उसमें टाइमिंग का इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके बिल्कुल एग्जैक्टली आप कहीं पे सामान किसी टाइम पे पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है कि उसमें ताख़ीर जो है वो मुमकिन हो सकती है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 5 जो आपके साथ डिस्कस किया गया है वो है महंगा ज़रिया, ठीक है ना, कि इस ट्रांसपोर्ट को चलाने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है ना, तो इसलिए कम फासलों के लिए ये महंगी पड़ती है। इसकी देखभाल और मुरम्मत पर भी बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। इट मीन्स कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसको चलाना तो एक्सपेंसिव है ही है, जाहिर सी बात है, आपने उसको चलाना है, आपने चीज़ों को मूव करने के लिए
रेलवे ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सिटीज़ में आपने इनके स्टेशंस बनाने हैं, आपने रेलवे लाइंस बिछानी है, तो उसमें तो कॉस्ट आपकी आती ही आती है, जो भी आपको पता है कि आपकी कॉस्ट होगी। लेकिन इसकी जो ओवरऑल रिपेयर इसको करना है या इसके मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस ओवरऑल कॉस्ट की वजह से इसको एक एक्सपेंसिव सोर्स कहा जाता है, इसको महंगा जरिया कहा जाता है। ठीक है ना। पीछे आपने इसके मेरिट्स जब पढ़े थे, फ़वाइद पढ़े थे, तो उसमें आपने देखा था कि ये एक सस्ता ज़रिया था। लेकिन जब हमने सस्ते ज़रिए की बात की थी या चीप सोर्स की बात की थी, तो तब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हमारा बेसिकली नज़रिया था, वो ये था कि हमें एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, एज ऑनर ऑफ द मटीरियल विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, हमें उसका कम किराया बेयर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द रोड ट्रांसपोर्ट के। अगर हम उसको रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो हमें बहुत ही जो है चीप सोर्स ये लगता है और हम इजीली अपनी चीज़ों को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जो इसका ऑनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स है अनटिल एंड अनलेस वो उसको बना नहीं लेता। यानी जाहिर है उसने इसके कैरेजेस बनाने हैं, उसने इसका इंजन बनाना है, उसने रेलवे लाइंस को बिछाना है, और उसमें फिर अगर किसी किस्म की ख़राबी आ जाती है तो उसने उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी बेयर करने हैं। तो यहाँ पे जो महंगा जरिया है ना, ये आप देख लें कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसके मेरिट्स में तो पढ़े थे जनाब कि ये एक सस्ता जरिया है, और अब हम डी मेरिट्स में पढ़े हैं कि ये महंगा जरिया है। ठीक है ना। तो वहाँ पे हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, और यहाँ पे अब हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली रेलवे का ऑनर है। लाइक जैसे हम हुकूमत की बात कर रहे हैं कि वो क्योंकि इसको बनाती है, उसको सारे अखराजात इसके उठाती है, तो उसको फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसकी जो है वो बेयर करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो बेसिकली जो यहाँ पे डिफरेंस है वो पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है। तो उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि अगर वहाँ पे सस्ता जरिया लिखा गया था तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, और अगर यहाँ पे इसके डिमेरिट में महंगा जरिया है तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। डन। Now, the very next topic which now we are going to discuss here is, you can see, railroad coordination. Fine. Railroad coordination. Now, what is railroad coordination? इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझे ना कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली हम किसे कहते हैं, कॉपरेशन को कहते हैं ना, कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है ना। टीम वर्क के साथ चलना। तो इसी तरह से यहाँ पे रेल रोड कोऑर्डिनेशन जो लिखा हुआ है और उसको जो डिस्कस करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये बेसिकली एक दूसरे के तकमीली ज़राए हैं। ठीक है ना। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रेल और रोड को बजाय कि आपस में किसी किस्म का कंपटीशन ये लोग क्रिएट करें, इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की किसी किस्म की कोई कमी है तो उसको हम रेलवे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पूरी करें, और जहाँ पे किसी किस्म की रेलवे ट्रांसपोर्ट की कमी आ रही है तो उसको हम जो है रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पूरी करें। तो इन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है, रेल की और रोड की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, उसको फिर हम कहते हैं रेल रोड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। कि हम यही बात देख रहे बैक वक्त में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और हम देखते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है सूदमंद या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर हम इनको प्रॉपर्ली यूज़ करें। ठीक है ना। ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह से हम इनकी बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी यहाँ पे चीज़ है जो आपको बताई गई है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। और आपके जैसे यहाँ पे गिवन भी है कि इनको आपस में मुकाबलाबाजी की बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं, देखें, जहाँ पे आप देखते हैं हमारे जो आमतौर पे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो हमारे थोड़े से इस तरह के इलाके हैं कि जहाँ पे अभी भी अगर आप हम किसी और कंट्री की बात क्यों करें, हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं कि बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर रोड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। प्रॉपर आप वहाँ पे जो रोड्स हैं वो इंतहाई टूटी फूटी और ख़राब हालत में, हंसा हालत में अवेलेबल है, कि वहाँ पे मूव करना, और वो भी बहुत बड़े लोडर्स का मूव करना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे फिर हम किसका फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे हम फिर रेल का फ़ायदा उठाते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर किसी जगह पर रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर जाहिर है हमें रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो
in this way, with the cooperation और with the help of each other, ये दोनों चीज़ें जो रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एक दूसरे की हेल्प के ज़रिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पे रेल रोड कोऑर्डिनेशन में आपको बताई गई है कि बाज़ दफ़ा हम इसकी कोऑर्डिनेशन को भी यूज़ करते हैं अपने सामान को उसकी मुकर्ररा या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। Fine. The next now the category of transport, means of transport is water transport, ठीक है ना। अभी हमने पीछे जो हमने पढ़ी है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि बड़ी ट्रांसपोर्ट थी, जिसको हम पढ़ के आए हैं और जिसमें हमने दो तरह की ट्रांसपोर्ट देखी। कौन कौन सी थी? रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और रेल रोड कोऑर्डिनेशन। तो इसको हमने जो है स्टडी किया और आई होप कि आपको इसकी बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। तो इसी तरह से अब आप देखेंगे अभी ज़रा ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो उसकी सेकंड कैटेगरी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और सेकंड कैटेगरी को भी यानी बहरी ट्रांसपोर्ट को यानी कि अभी ज़रा जो है बेसिकली हमारे आते हैं कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बहरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसको भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपके पास है अंदरूनी ट्रांसपोर्ट, इंटरनल ट्रांसपोर्ट और समुद्री ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों जो है दोनों कैटेगरीज में इसको इन्होंने कैटेगराइज कर लिया है। और ये भी नकलो हमल का एक बहुत ज़्यादा जो है चीप सोर्स है। जो आबी ज़राए हैं ना, ये भी आमतौर पे आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एक इंतहाई चीप सोर्स है। इसमें डिफरेंट स्टीमर्स आ जाते हैं, डिफरेंट लाइनर्स आ जाते हैं, डिफरेंट जो है वो इस तरह की कश्तियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी सी, जैसे कि स्टीमर्स का जिक्र मैंने किया, जो चलाई जाती हैं आपके सामान को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उनको खैर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या जो इसमें चीज़ें हैं वो आबी ज़राए में आ जाती हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं बेसिकली जो आप देख रहे हैं, अंदरूनी ट्रांसपोर्ट और समुद्री ट्रांसपोर्ट। तो इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले देखें, इन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे अंदरूनी ट्रांसपोर्ट को। अब अंदरूनी इंटरनल से जैसे आपको समझ आ रही है कि ये बेसिकली एक ही मुल्क के अंदर काम करती है, ठीक है, विद इन अ सिटी और विद इन अ कंट्री। ये यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट नहीं होती है, ठीक हो गया। यानी दो मुल्कों के दरमियान जो है किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि क्या है कि एक ही मुल्क के अंदर या एक ही शहर के अंदर इसको। अच्छा, इसकी एक बड़ी ही बेहतरीन किस्म की एग्जांपल है जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो टू द गूगल और आप वहाँ पे इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि वेनिस जो कि एक सिटी है, वहाँ पे अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पे जो उस शहर की ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे लोग बोट्स पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ पे कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, किसी किस्म की आप बाइक नहीं चला सकते, साइकिलिंग नहीं कर सकते, बल्कि वेनिस जो है आप यहाँ पे अगर इस सिटी में आप जाते हैं तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या खुद आप अगर बजाते खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपली जो है एक ही ज़रिया है, और वो क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट। उसको आप यूज़ करके तो मूव कर सकते हैं, और वो डेली बेसिस पे फिर लोगों का काम है। ज़ाहिर उस सिटी में और कोई ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो फिर उसी को वो यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेकंड जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है समंदरी ट्रांसपोर्ट। डन, समंदरी ट्रांसपोर्ट। अब समंदरी ट्रांसपोर्ट जो है इसमें आपको क्या बताया गया है, अब यहाँ पे हम इस हेडिंग में जब आएंगे तो फिर हम बात करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर, यानी एक कंट्री के पोर्ट से, सी पोर्ट से चीज़ें मूव की जाती हैं दूसरी कंट्री के सी पोर्ट तक, ठीक है। तो उसको फिर हम कहते हैं समंदरी ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि हमारी जो मूवमेंट है बेसिकली वो कहाँ हो रही है, क्रॉस द बॉर्डर, यानी दूसरी कंट्री के साथ। तो एक मुल्क के पोर्ट से दूसरे मुल्क के पोर्ट तक जब सामान जाएगा तो इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ समंदरी ट्रांसपोर्ट। और इसमें फिर दो काइंड्स उन्होंने आपको बताई हैं, दो किस्में बताई हैं, जो कौन कौन सी हैं इनको आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। साहिली जहाज़रानी, ठीक है, साहिली जहाज़रानी का जिक्र किया गया है, और बैनुल अक़वामी जहाज़रानी का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब साहिली में फिर वही बात है कि एक ही मुल्क के एक साहिल से दूसरे साहिल तक जब चीज़ें जाती हैं तो उसको हम साहिली जहाज़रानी कहते हैं। और बैनुल अक़वामी जहाज़रानी में फिर वही बात, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल आप देख सकते हैं कि वर्ड यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अक्रॉस द बॉर्डर हम बात करेंगे कि एक मुल्क से सामान जो है वो दूसरे मुल्क तक पहुँचाया जाएगा,
उसके पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। तो वो जो है बैनुल अक़वामी जहाज़रानी या इंटरनेशनल जो आपकी है कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर हम अक्रॉस द बॉर्डर बात करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने हमें कुछ वो चीज़ें बताई हैं कि जो गैर मुल्की जहाज़रानी है उसमें किस किस्म के जहाज़ जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। किस किस्म के जहाज़ जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं और उसको हम किस किस्म के जहाज़ों को हम वहाँ पे शामिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखें, आपके पास जिक्र किया गया है लाइनर्स का, ठीक है। लाइनर्स जो हैं ये बहुत ही देवकामत और बहुत ही बड़े बड़े जो हैं एक हैवी बॉर्डर्ड ये जहाज़ होते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और इसमें आपने ये याद रखना है कि इनका जो रूट है ना वो फिक्स होता है, एक रेगुलर रूट होता है जिस पे इन्होंने अपने फिक्स्ड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। इनका टाइम जो है, टाइम शेड्यूल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और एक बाकायदा रूट होता है जिसके ऊपर लाइनर्स चलते हैं और आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगर आपको ये कोई पूछे कि लाइनर क्या है, लाइनर को डिफाइन करें, तो थोड़ा सा आप इसको इस पे ध्यान दें कि ये वो वाला लाइनर नहीं है। होपफुली आप गर्ल्स को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ये लाइनर जो है ये जहाज़ है बहुत बड़ा, ठीक है, और उसका नाम जो है वो क्या है, लाइनर है। और इस पे हम अपने क्योंकि ये बहुत ही एक देव कामत आप कह सकते हैं या बहुत ही बड़ा सा एक जहाज़ होता है और आप इसको इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान अपना लोड करके और उसको आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसका जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं। वो क्या है कि इसका जो रूट है फिक्स होता है, इसने उसी रूट पे चलना होता है, वहाँ से इधर उधर ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका जो टाइम शेड्यूल है वो भी स्ट्रिक्ट होता है, इसने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना है और उसी टाइम पे इसने जो इसका टाइम होगा जहाँ पे इसने पहुँचना है, इसने कोशिश करनी है कि वो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सामान को अनलोड करे, तो उसको हम लाइनर बोलेंगे। फाइन। नाउ ट्रैम्प, ट्रैम्प इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बिग शिप, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द लाइनर एंड द ट्रैम्प? द डिफरेंस बिटवीन द लाइनर एंड ट्रैम्प इज द डिफरेंस ऑफ द रूट। कि जैसे हमने पढ़ा कि लाइनर का जो रूट है वो बेसिकली फिक्स होता है, एक रेगुलर रूट होता है जिस पे ये चलती है। लेकिन ट्रैम्प का ना तो रूट फिक्स होता है और ना ही इसका शेड्यूल फिक्स होता है, ये जब चाहे चल पड़ती है और चीज़ों को एक जगह से, मुसाफिरों को, लगेज को मूव कर देती है जहाँ पे उन्होंने जाना होता है। तो उसका यहाँ पे इस किस्म का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होता। ये हर टाइम, इसका कोई भी टाइम होता है, ये किसी भी टाइम पे चल पड़ती है और चीज़ों को मूव करती है। कोई अगर आप कहेंगे इसका कोई बाकायदा टाइम शेड्यूल हो तो वो इसका बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही कोई इसका बाकायदा रूट होता है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रख लेना है कि यहाँ पे फिर हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली लाइनर में और ट्रैम्प में डिफरेंस जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी वक्त आप ट्रैम्प चला सकते हैं, लेकिन लाइनर जो है ना वो किसी भी वक्त नहीं चलता, बल्कि वो अपने बाकायदा जो उसके टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक और जहाज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है, आपको बताया गया है, वो है टैंकर, ठीक है। अब टैंकर क्या है? ये भी वही देवकामत जहाज़ होते हैं। यहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं या किस चीज़ को आप इन टैंकर्स पे लेके जा सकते हैं। देखिए इनकी जो बनावट है ना टैंकर्स की, आमतौर पे इन जहाज़ों की जो बनावट है वो इस तरह से होती है कि इनमें डिफरेंट जो कंटेनर्स है ना वो लगाए जाते हैं। अब कंटेनर्स किस लिए लगाए जाते हैं? आमतौर पे जो आपकी वेपरेट हो जाने वाली चीज़ें होती हैं ना, जो कि भाप बन के उड़ जाती हैं, एवापरेट हो जाती हैं, उसमें फिर आपकी डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं, ऑयल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आपने इस तरह से कंटेनर में उनको आपने स्टोर करना होता है कि वो एवापरेट ना हो जाए, ठीक है, या फिर वेस्ट ना हो जाए। जैसे कि आप कभी न्यूज़ अगर आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आप सुनते होंगे कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे लाइनर्स हैं या टैंकर्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं समंदर में और किसी ख़राबी की वजह से, टैंकर में किसी ख़राबी की वजह से वो जो भी उसमें होता है, ऑयल होता है या जो भी वो चीज़ को मूव कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा जो समंदर में वेस्ट हो जाता है। और लास्ट टाइम भी कराची में ये वाक़या पेश आया था कि इसी तरह से कोई एक टैंकर था जो कि मूव कर रहा था और उसमें किसी खराबी की वजह से जो है वो आपका सारे के सारे कंटेनर्स जो हैं वो लीक हो गए और सारा का सारा ऑयल जो है वो समंदर में बिल्कुल वेस्ट हो गया और उसकी वजह से कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो बेयर करना पड़ा था। हमारी जो सी लाइफ है वो कितनी डिस्टर्ब हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ जो हैं एक ह्यूज क्वांटिटी में वो जो है मर गई थी और साहिल समंदर पे आ गई थी।
तो उनको इवन वीडियो कैमरे के ज़रिए दिखाया गया था कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें उस ख़राबी की वजह से उठाना पड़ा था। तो इसलिए ये टैंकर्स बड़े ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के होते हैं और इनको बड़ा इस तरीके से कोशिश की जाती है कि बनाया जाए कि वेस्टेज जो है या नुकसान के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। क्योंकि ख़ास तौर पे जो टैंकर्स की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने जिन चीज़ों को मूव करना होता है ना वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए इनकी जो ओवरऑल बनावट है वो भी कोशिश की जाती है कि इंतहाई एक टेक्निकल तरीके से इनको बनाया जाता है और फिर बाद में इनको इस तरह की अशया के लिए जैसे तेल है, माया केमिकल है, उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास जहाज़ की इकसाम थी जिनमें लाइनर थे, ट्रैम थे और टैंकर्स थे। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।